ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं ईरान से उठे एक बवाल की। दरअसल ईरान ने अपने लिए खुद ने एक न्यूक्लियर ईंधन बनाने की एक नई पहल की है। इसको लेकर के पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। बड़े देशों का, खासतौर पर अमेरिका का और उसके साथी देशों का यह कहना है कि इस ईंधन को ये कहीं ना कहीं युद्ध के कार्य में भी लिया जा सकता है, जबकि ईरान कह रहा है कि उसका जितना भी प्रयोग है वो सारा का सारा शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है। लेकिन बवाल शुरू हो चुका है। क्या है ये पूरा मामला, इसी पर नजर डालती है खास रिपोर्ट। क्या ये अमेरिका को ईरान की सीधी सीधी धमकी है? क्या ईरान पश्चिमी ताकतों के विरोध में खड़ा हो गया है? क्या ईरान ये दिखाना चाहता है कि वह इराक नहीं है? क्या ईरान और इजराइल के युद्ध का स्थल अब भारत बन जाएगा? ईरान के एटमी कार्यक्रम और राष्ट्रपति अहमदीनेजाद की दहाड़ ने पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोहराम मचा दिया है। एक लंबे समय से अरब इजराइल युद्धों का शिकार रहे पश्चिमी एशिया में एक बार फिर से तलवारें खिंचती हुई दिखाई दे रही हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने एटमी कार्यक्रम की सफलता का ऐलान भी कर दिया है और यूरोपीय देशों को तेल की सप्लाई रोक देने की धमकी भी दे डाली है। अहमदीनेजाद ने कहा कि अमेरिका बेवजह चेतावनी देता रहता है, अब उसमें कोई दम नहीं बचा है। जरूरत पड़ी तो ईरान अमेरिका को भी सबक सिखा सकता है। ईरानी राष्ट्रपति ने अमेरिका को घमंडी ताकत बताते हुए कहा है कि पश्चिम ने बम बनाए और हमने हत्याएं झेली, अब हमारी बारी है। लेकिन फिर भी यह हमारा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है और परमाणु का अर्थ सिर्फ बम बनाना ही नहीं होता। ईरान के मौजूदा हालातों को दिल्ली, जॉर्जिया और बैंकॉक में हुए आतंकवादी हमलों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। शायद आज ईरान ने पूरी दुनिया को आंखें भी दिखा दी हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव का अभियान चल चुका है। अप्रैल में ईरान में चुनाव होने वाले हैं। शायद अपने मंसूबों को अंजाम देने में यह ईरान के लिए सबसे बेहतरीन समय था। ईरान के मौजूदा हालातों का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन, तुर्की, पुर्तगाल, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ईरान के धुर विरोधी माने जाते हैं, तो चीन, रूस, उत्तरी कोरिया और ब्राजील पक्के समर्थक हैं। तो भारत, जापान, पाकिस्तान और दक्षिणी कोरिया तटस्थ भूमिका निभाते आए हैं। ऐसे हालात में ईरान की यह स्थिति पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। फिलहाल ईरान ने एटमी प्रोग्राम को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। इस पर पूरी दुनिया में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। इस बीच ईरान ने यूरोपीय देशों की तेल सप्लाई रोकने की धमकी भी दे दी। इस धमकी के बाद अमेरिकी नौसेना अपने युद्धक बेड़ों के साथ हरमुज स्ट्रेट को पार कर आगे बढ़ गई है। उधर ईरानी राष्ट्रपति अहमदीनेजाद ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका बेवजह की धमकी देता है, उसमें कोई दम नहीं बचा, जरूरत पड़ी तो ईरान उसे सबक भी सिखा सकता है। वहीं ईरान के परमाणु वार्ताकार ने ईयू की विदेश नीति की प्रमुख से कहा कि तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर ताकतवर देशों के साथ फिर से बातचीत करना चाहता है, लेकिन ज्यादातर पश्चिमी देशों का यह मानना है कि वार्ता की बात कर ईरान कुछ और समय चाहता है। तो ईरान से एक बात शुरू हुई है, पूरी दुनिया में इसकी प्रतिक्रिया हुई है। खासतौर पर कई लोगों का कहना है कि ये ईरान के एक जो इरादे हैं वो नेक नजर नहीं आ रहे हैं। इस परमाणु ऊर्जा का उपयोग बम बनाने में भी किया जा सकता है। लेकिन अगर बात की जाए उन देशों की जिनमें कि भारत भी शामिल है, भारत अभी तक इस मामले में तटस्थ भूमिका निभाता आ रहा है। लेकिन अब आने वाले समय में क्या एक संबंधों में फर्क देखने को मिल सकता है? दुनिया के सिनेरियो की अगर बात की जाए और खासतौर पर दिल्ली में जिस तरीके से इजरायली दूतावास की कार पर जो हमला हुआ उसके लिए ईरान पर दोषारोपण किया जा रहा है, ऐसे समय में भारत के लिए क्या है? प्रताप जी, क्या भारत की बात की जाए अगर यहां पर एक ऐसा समय है जबकि इजरायली दूतावास की कार पर जो हमला होता है उसके लिए आरोप लगाया जाता है ईरान पर, दूसरी तरफ ईरान एकदम से ये ऐलान कर देता है कि हमने परमाणु ईंधन अपने आप बना लिया है। अब इस समय अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो क्या है भारत के लिए? देखो दीपक, ये एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मसला है जिसे गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि दो तरह का घटनाएं हुई हैं एक साथ। उन दोनों का अध्ययन करना जरूरी है। पहली बात यह है कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को एकदम ऊंचाइयां दे दी और घोषणा कर दी कि उसने परमाणु जो ईंधन है
वो अपने स्तर पे बना लिया है। उसने साफ तौर पे दुनिया को बता दिया और उसकी रॉड्स को जिस तरह से परमाणु रिएक्टर में डालकर एकदम घोषणा कर दी, उससे साफ तौर पे जाहिर हो गया कि अब ईरान को परमाणु कार्यक्रम के बारे में रोक पाना किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। लेकिन उसी के साथ 3 घटनाएं घटती हैं बैंकॉक में, जॉर्जिया में और दिल्ली में, और विस्फोट होते हैं उसमें। तो बहुत गहराई से जानने की जरूरत है आखिर में विस्फोट होने के साथ ही अचानक ये क्यों बात उबल जाती है कि ईरान ने ये हमले करवाए, ईरान के माध्यम से आतंकवादी हमला हुआ। क्यों इस बात की ओर कोशिश की जा रही है, ईरान को आतंकवादी देश की तरह एक ट्रीट करने की क्यों कोशिश। दीपक, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के 3-4 परमाणु वैज्ञानिक पिछले दिनों मरे और उनकी जो मौत हुई वो भी कुल मिलाकर इसी तरह के धमाकों के जरिए, इसी तरह के जो बम थे उन्हीं के जरिए हुई थी। तो बड़ा शक और पैदा हो जाता है कि आखिर में एक ही तरह के बम, क्या उस समय माना गया कि मोसाद ने उन ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या कराई थी, तो ऐसा एक शंका पैदा करता है तो कि क्या ईरान भी उसी तरह के बमों का उपयोग कर रहा है। ईरान को दिल्ली में या जॉर्जिया में या बैंकॉक में आतंकवादी घटना करने की जरूरत क्यों पड़ी। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कूटनीति के साथ साथ पूरी व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। दीपक, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान का मसला, कुवैत का मसला या इराक का मसला आया, उसके बाद लीबिया, हम एक के बाद एक देख रहे हैं कि किस तरह से पश्चिमी देश पूरी इस तेल की इस लाइन पर किस तरह से अपना प्रभाव बनाते जा रहे हैं और उसमें ईरान एक बहुत बड़ी कड़ी है। क्या अगला निशाना ईरान है, ये एक बड़ा प्रश्न पैदा है कि क्या पश्चिमी देशों के सामने ईरान जिस तरह से एक ठोस पत्थर की तरह खड़ा है, क्या उन्हें वो मंजूर नहीं है। तो इसलिए सवाल खड़ा होता है कि ईरान के साथ टकराने की पश्चिमी देशों को जरूरत क्यों पड़ती है। तो ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके जब तक कूटनीतिक हल नहीं निकले, इनके जवाब नहीं आए, तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि क्या इन आतंकवादी घटनाओं के पीछे ईरान का हाथ था। क्या भारत अगला निशाना हो सकता है, आतंकवादी घटनाओं का केंद्र हो सकता है। ये सब प्रश्न उसके बाद हल होंगे जब इन प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। फिलहाल अगर बात करें कि ईरान की तरफ से जिस तरीके से एक रुझान दिखाया गया, एक दिन खबर आती है कि ईरान ने घोषणा कर दी है, बल्कि उसने सीधा प्रसारण करके टीवी पर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि उन्होंने परमाणु ईंधन खुद ब खुद अपने आप बना लिया है। दुनिया की तरफ से कितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं, लेकिन ईरान अब इस काबिल है कि वो परमाणु ईंधन बना सकता है। लेकिन जब पूरी दुनिया की तरफ से प्रेशर पड़ता है, ईरान ने यह भी धमकी दे दी कि हम तेल सप्लाई रोक देंगे। जवाब में अमेरिका की तरफ से जो नौसेना की उनकी इकाई है उसको आगे की तरफ बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद ईरान की तरफ से एक पहल होती है कि हम फिर से वार्ता के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या कहीं ईरान भी अपने आप में कहीं इस चीज को टालना चाहता है कि टकराव कम हो, या फिर वो इस बात के लिए कि अपने आप को एक ताकतवर हालत में ला करके अब वार्ता का प्रस्ताव रखना क्या साबित करता है। देखो दीपक, कुल मिलाकर सह अस्तित्व एक बहुत ऐसा मूल प्रश्न है जो दुनिया को स्थापित कर सकता है। और कुल मिलाकर देखा है, ईरान ने भी देखा है या दुनिया के दूसरे देशों ने देखा है कि लड़ाई का अंततः नुकसान उन सब देशों को हुआ है जो लड़ाई में इन्वॉल्व हुए। ईरान क्योंकि कहते हैं तरक्की पसंद और मुस्लिम कंट्रीज में सबसे ज्यादा तरक्की पसंद देश है, सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ा है, सबसे मजबूत राष्ट्र के तौर पे मुस्लिम राष्ट्रों में उभरा है। तो कुल मिलाकर ईरान की जो लीडरशिप है वो भी बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही आगे की सोच रखने वाली है। तो कहीं भी वो नहीं चाहेगी कि वो भी उन मुसीबतों में फंस जाए जिस तरह से सद्दाम हुसैन फंसे या गद्दाफी ने गलतियां की। कुल मिलाकर ईरान की लीडरशिप भी चाहेगी कि सह अस्तित्व के माध्यम से कोई बातचीत के माध्यम से कोई हल निकलता है तो निकले, क्योंकि ईरान को जो करना था उसने कर दिखाया। उसको ये बताना था कि वो एक परमाणु शक्ति बन चुका है, वो बता चुका है। अब उसे जरूरत नहीं है किसी से उलझने की, लड़ने की। तो कुल मिलाकर यदि वो बचता है तो ईरान को इस युद्ध से बचने में ही फायदा है, इसलिए ईरान नहीं चाहता युद्ध हो। लेकिन क्या पश्चिमी देश जिस तरह से ईरान को आतंकवादी देश बता रहे हैं, क्या पश्चिमी देश भी इस बात से सहमत है? क्योंकि ये दूसरे पक्ष पर भी बहुत निर्भर करती है दीपक। यदि पश्चिमी देश, अमेरिका इस बात को ठान लें कि नहीं, ईरान क्योंकि परमाणु शक्ति संपन्न बन चुका है और वो खतरा हो सकता है, तो कुल मिलाकर ये जो शांति है, ये जो प्रक्रिया है, ये बातचीत की जो कोशिश है, ये सब नाकाम होगी। कुल मिलाकर कहीं भी ये बात जो टकराव की है वो
कभी ना कभी उभर के आ जाएगी। ईरान की तरफ से एक घोषणा की जाती है जिसके बाद दुनिया भर में हड़कंप मच जाता है, लेकिन अब ईरान की तरफ से फिर से एक बार वार्ता का प्रस्ताव रखा जाता है। इस सब के बीच अगर भारत की तरफ से बात की जाए तो भारत का यही सोचना है कि दुनिया में शांति कायम रहे, दुनिया में जो मानवाधिकारों का उल्लंघन है वो कम से कम नहीं हो, किसी भी बहाने ना हो, युद्ध ना फैले। और फिलहाल आज के मुद्दा में इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। देखते रहिए एचपीसी न्यूज। नमस्कार।